वाटर रिसोर्स पार्ट 2 रीजन्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए मांग के कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का असमान वितरण। के देश में वर्षा का असमान वितरण, कहीं वर्षा ज़्यादा कहीं वर्षा कम, तो इसके लिए सिंचाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। सीजनल रेनफॉल, मौसमी वर्षा। हमारे यहाँ वर्षा मानसूनी वर्षा होती है जो जून से सितंबर तक ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा होती है। तो मानसूनी वर्षा एक सीजनल वर्षा है। इस कारण से अन्य सीजन में कृषि के लिए हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर इवेपोरेशन। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसमें अधिक तापमान के कारण, वर्ष के ज़्यादातर समय अधिक तापमान के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे हमारे सतही जल का वाष्पीकरण अधिक होने से उसकी कमी होती है, उपलब्धता प्रभावित होती है। टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, अधिक सिंचाई वाली फसलें उगाना। जैसे शुष्क क्षेत्रों में धान की खेती करना, तो अधिक सिंचाई वाली फसलें उगाना, यहाँ पर जल की उपलब्धता कम है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, व्यापारिक फसल उगाने के कारण लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं किसान, जिसके लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए हमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इससे उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा फसलों को नुकसान हो सकता है। फॉर क्रॉप्स इन ड्राई सीजन, शुष्क ऋतु में भी फसलें उगाना। तो बहुत से संपन्न किसान ड्राई सीजन में भी, जिन सीजन में जैसे जायद का जो सीज़न है, जल की उपलब्धता बहुत कम रहती है और तापमान बहुत अधिक, लगभग प्रतिदिन सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में फल सब्जी वगैरह की जो खेती उगाई जाती हैं जायद सीजन में, तो उसके लिए हमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति लागू करने के कारण से जो पूरा पैकेज कार्यक्रम लागू किया गया, जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा थी वहाँ पर जो काफ़ी पहले 1968 के दशक में लागू हुआ, लेकिन जहाँ सिंचाई सुविधा नहीं थी वो धीरे धीरे अपने यहाँ हरित क्रांति वाली फसलें बीजें उपयोग करना तथा उस तकनीक या पैकेज को लागू करना, इसके लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, the per capita availability of water is dwindling day by day due to increase in population. The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural and domestic effluents, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources. जल की उपलब्धता की बढ़ती समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रतिदिन परिवर्तनशील या चिंतनीय होती जा रही है। उपलब्ध जल भी औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू अपशिष्टों के कारण प्रदूषित होना, कि जो जितना जल हमारे लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है वो भी इन विभिन्न प्रदूषक तत्वों के कारण, अपशिष्टों के कारण से और कम हो जाना, प्रदूषण होने के कारण हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता है। इस प्रकार जल प्रदूषण उपयोग योग्य जल को और कम कर देता है, उसकी मात्रा को और कम कर देता है जो पहले से ही काफ़ी कम है। डेटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, water quality refers to purity of water or water without unwanted foreign substance. Water gets polluted by foreign matters such as microorganisms, chemicals,
industrial and other waste. Such matter deteriorate the quality of water and render it unfit for human use. When toxic substances enter lakes, streams, rivers, and other water bodies, they get dissolved or suspended in water. This results in pollution of water, thereby the quality of water deteriorating, affecting aquatic system. Sometimes the pollutant also seep down and pollute groundwater. The Ganga and Yamuna are two highly polluted rivers in the country. जल की गुणवत्ता का गिरता जल स्तर। जल की गुणवत्ता का अर्थ जल की शुद्धता, जिसमें कोई बाहरी अवांछित तत्व न मिला हो। बाहरी तत्वों में सूक्ष्म जीवाणु, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट जब जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि स्रोतों में मिल जाता है तथा उसमें घुल जाता है, तब वह जल को प्रदूषित कर देता है। कभी कभी यह तत्व रिसकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। गंगा तथा यमुना देश की दो सबसे प्रदूषित नदियां हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाई डे। प्रतिदिन जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रभावित हो रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। इंक्रीजिंग इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार होना। जैसे शहरी क्षेत्रों में अटैच बाथरूम वगैरह, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घर के अंदर जब बाथरूम वगैरह होते हैं तो उनको शुद्ध रखना, नहीं स्मेल पहुँचाएंगे। तो इसलिए जीवन स्तर में लगातार सुधार होने के कारण से जल की अधिक मांग होती है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, भूमिगत जल का प्रदूषण होना। तो भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। जब रिच कर पॉल्यूटेंट अंडरग्राउंड पहुंच जाते तो वो भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। जैसे कृषि में ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड इनका अधिक उपयोग करना। धान की खेती में जब पानी भरा रहता है और उसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज करेंगे तो वो पानी के साथ धीरे धीरे रिस जाता है। इसी तरह यहाँ टेनरी, चमड़ा उद्योग है, तो उसको साफ़ करने के लिए विभिन्न केमिकल यूज किए जाते हैं और वो रिस कर पास के भूमिगत जल को भी प्रभावित कर देते हैं। जैसे तमिलनाडु में इससे जल अंडरग्राउंड वाटर टेनरीज के कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कानपुर के आसपास इससे भूमिगत जल प्रभावित हुआ है। अर्बन वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज लेफ्ट इनटू द रिवर। जब शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट बिना ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है, इसके लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में डालना। जब बिना ट्रीटमेंट के, बिना उपचार किए हुए इन अपशिष्टों को नदियों में डाल दिया जाता है तो वो नदियों को इन अपशिष्टों के कारण से प्रदूषित हो जाती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड मोर वेस्टेज इनटू द रिवर। हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ नदियों को ज़्यादा अपशिष्ट पहुँचाती हैं, क्योंकि हमारी ऐसी रीति रिवाजें, ऐसे सांस्कृतिक हमारी जो गतिविधियाँ हैं, जैसे अंतिम संस्कार नदियों के किनारे करना, पूजा पाठ कर कर जो सामग्री है नदियों में डालना। तो ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में अपशिष्टों को नदियों में पहुंचा देती हैं। नदियों के किनारे बड़े बड़े आयोजन होना, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, तो ये सब चीज़ें, ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे हमारे
जो बड़े आयोजन होते हैं, कुंभ होते हैं, महाकुंभ होते हैं, तो ये नदियों के किनारे ही ज़्यादातर आयोजित होते हैं, चाहे वो प्रयाग हो, अयोध्या और हो या उज्जैन, नासिक। तो ये विभिन्न नदियों के किनारे ही आयोजित होते हैं और जिनमें लाखों करोड़ों की संख्या में नागरिक भाग लेते हैं, जिससे इन नदी स्रोतों पर और दबाव बढ़ जाता है। यमुना रिवर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। यमुना दिल्ली और इटावा के बीच में सबसे अधिक प्रदूषित है। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, एडॉप्ट लॉ एंड एक्ट टू कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक्ट और नियम बनाना, और बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको ढंग से लागू करना। नियम हमारे यहाँ बन जाते हैं, कानून हमारे यहाँ बन जाते हैं, लेकिन उनको लागू ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। यूज वाटर सेविंग मेथड एंड टेक्निक, जल बचाने वाली जल संचयन तरीके तथा तकनीक अपनाना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सिंचाई के नए आधुनिक तरीके, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, इस तरह के नए मेथड अपनाना जिससे कम जल में अधिक सिंचाई हो सके। प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण को रोकना, क्योंकि जल पहले से ही जो कम है और पॉल्यूटेंट के कारण से उसकी मात्रा उपलब्धता और कम हो जाती, तो ये आज सबसे गंभीर समस्या है जल संसाधन के लिए। वाटर शेड डेवलपमेंट, जल संवर विकास करना, कि विभिन्न जो हमारे नदी और छोटी नदियां हैं उनके क्षेत्र में जितना भी प्रवाहित जल आता है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र करना और उसका अधिक से अधिक उपयोग करना। बड़े बड़े डैम की अपेक्षा हम छोटे छोटे वाटर शेड डेवलपमेंट के द्वारा जो प्राकृतिक ढलानें हैं, जितना भी अपवाह है उसी क्षेत्र में उसको रोकना, जिससे आसपास के क्षेत्रों को उससे फ़ायदा मिले और भूमिगत जल का भी स्तर बढ़ सके। तो जल संवर्धन विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे ढंग से लागू किया जाना चाहिए, इसका काफ़ी विकास होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हमारे लिए शुद्ध जल का जो स्रोत है वो वर्षा जल ही है और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका भरण करें। तो ये आज बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तुम्हारा नक्शा पास करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे तमिलनाडु राज्य में हर छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करना अनिवार्य है, लेकिन सभी राज्यों में इस तरह के प्रयास होने चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन के रूप में प्रयास होने चाहिए, लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना कि यही हमारे जल स्तर को बढ़ा सकता है, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे जल प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। अंडरग्राउंड वाटर का सीपेज के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और सतही जल पर इनको इकट्ठा कर परकोलेटिंग टैंक वगैरह बनाकर, हमारे बहुत से राज्यों में परंपरागत जो तरीके, राजस्थान वगैरह में टांका वगैरह, जोहड़ वगैरह के द्वारा इनका संचय किया जाता था, लेकिन और राज्यों में भी ये तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इसी से हम जल की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और जल प्रदूषण को कम करना। वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, वाटर को रिसाइकिल करना, एक उपयोग के बाद उसको शुद्ध करके हम दूसरे उपयोग के लिए, जैसे गैराज हैं तो गैराज में शुद्ध पीने योग्य पानी उपयोग न कर जो सीवर वगैरह का पानी है उसे ट्रीटमेंट के द्वारा रिसाइकिल योग्य बना सकते हैं, शुद्ध करके और उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे पीने के अलावा दूसरे उपयोगों के लिए, सिंचाई के लिए और चीज़ों के लिए जो नगरीय पानी है सीवेज के द्वारा जो उसे शुद्ध कर क्योंकि उससे अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनाई जा सकती है और पानी को शुद्ध कर
विभिन्न उपयोगों में लाया जा सकता है। पीने के अलावा दूसरे उपयोगों में उसका उपयोग किया जा सकता है, सफाई वगैरह के लिए, गैरेज वगैरह में।